कौन सा सबको एफोरिज्म राम है? राम भाई। सबको नमस्ते, सबका राम। स्वागत। राम राम बेटा। संडे है, 7 दिसंबर 2025 है आज। संडे है, ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन का डे है, ऑर्गन एंड डे। और इसमें हम ग्रुप हमारा चल रहा है 245 से लेकर के 251 एफोरिज्म वाला, जिसमें मोड ऑफ यूजिंग द रेमेडीज का डिस्कशन है। और इसमें एक नोट भी लिखा है कि रिपीटेशन ऑफ डोज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एक्सपीरियंस, यानी कि 50 मिलीसीमल स्केल के अकॉर्डिंग या जी। 6th एडिशन के अकॉर्डिंग रिपीटेशन ऑफ डोज का भी डिस्कशन इसी ग्रुप ऑफ एफोरिज्म में है, 245 से 251 के बीच में। और इस क्रम में हम आ, शायद आज हमारा 248 चलेगा। हाँ बिल्कुल, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। 248 एफोरिज्म है, बहुत ही अच्छा एफोरिज्म है। इसके साथ फुटनोट जो है वो भी काफी अच्छा है। हम्म। और डेट डाल लेते हैं। 248 एफोरिज्म में हनीमैन साहब कह रहे हैं कि फॉर दिस पर्पज वी पोटेंटाइज ए न्यू द मेडिसिनल सॉल्यूशन। ये जो डोज देना, ये किस तरह से अप्लाई करना, उस मकसद के लिए कह रहे हैं वी पोटेंटाइज ए न्यू द मेडिसिनल सॉल्यूशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं विद परहैप्स 8, 10 और 12 सक्सेशन। जैसे हम रिपीट करते हैं डोज, आगे देते हैं, तो उसके लिए हमें या वाइटल फोर्स उसको परसीव करे, रिसीव कर ले बिना वो करे, प्रतिरोध करे बिना रेजिस्टेंस करे, उसके लिए हमें पोटेंटाइज करना होता है हर डोज को, मेडिसिनल सॉल्यूशन को। यद्यपि चाहे उसे 8 चाहे 10 या 10 या चाहे 12 सक्सेशन ही दे दो बस। फ्रॉम विच वी गिव द पेशेंट वन और ब्रैकेट में कह रहे हैं इंक्रीजिंगली सेवरल टी स्पूनफुल डोजेज। और इस तरह से फिर हम पेशेंट को हम एक या कई टी स्पूनफुल डोज दे सकते हैं। टी स्पूनफुल में 5 ml होता है अमित भाई, और टेबल जी। स्पूनफुल में 15 ml होता है। ये हम इसको लेकर क्लियर हुए थे। इन लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेज डेली और एवरी सेकेंड डे। तो सेवरल एक या सेवरल टी स्पूनफुल डोज तो हम लॉन्ग लास्टिंग डिजीज में दे सकते हैं डेली, या एवरी सेकेंड डे दे सकते हैं हर तीसरे दिन। इन एक्यूट डिजीजेज एवरी 2 to 6 hours एंड इन वेरी अर्जेंट केसेस एवरी आवर और ऑफनर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर एक्यूट डिजीज है तो उसमें 2 से 6 घंटे के अंतराल पे दे सकते हैं, या अगर और भी ज्यादा अर्जेंट केस है तो वहां हर घंटे भी दे सकते हैं, या उससे भी जल्दी रिपीट कर सकते हैं, हाफ आवरली, 15 आवरली, वो हाफ आवरली, 15 मिनट एवरी क्वार्टर आवरली करके, अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस ऑफ द केस, अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी। तो यहाँ डोज का क्रॉनिक में भी और एक्यूट में भी उन्होंने बताया। फुटनोट कर लेते हैं। 134 है, इसको पहले करेंगे। कह रहे हैं कि 134 में कि मेड इन 40, 30, 20, 15 और 8 टेबल स्पूनफुल ऑफ वाटर with the addition of some alcohol or a piece of charcoal in order to preserve it। ये जो मेडिसिनल सॉल्यूशन तैयार करने के लिए बताया हनीमैन साहब ने, डोज तैयार करने के लिए बताया, उन्होंने बताया कि 40 टेबल स्पूनफुल, 30 टेबल स्पूनफुल, 20 टेबल स्पूनफुल, 15 टेबल स्पूनफुल या 8 टेबल स्पूनफुल, इनको मल्टीप्लाई कर देना 15 से, उतने ml वाटर आ जाएगा। तो यानी कि 8 टेबल स्पूनफुल का मतलब है मिनिमम 15 अट्ठे 120, 120 ml पानी में तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ज्यादा मात्रा चाहिए तो 15, 20, 30, 40 टेबल स्पूनफुल में बना सकते हो, और उसमें कुछ थोड़ा सा पार्ट अल्कोहल का भी डाल दें, या फिर पीस ऑफ चारकोल भी काम करता है उसको सुरक्षित रखने में। इफ चारकोल इज यूज्ड इट इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ ए थ्रेड इन द वायल एंड इज टेकन आउट व्हेन द वायल इज सक्सेस।
चारकोल के केस में कह रहे हैं यदि आप चारकोल यूज कर रहे हो अल्कोहल की जगह तो उसको पहली बात तो धागे से लटकाओ उस सीसी में, और जब उसे सक्सेशन देना हो उस सीसी को, वायल को, तो भाई उसे निकाल लेना। द सॉल्यूशन ऑफ द मेडिसिनल ग्लोब्यूल ब्रैकेट में कह रहे एंड इट इज रेयरली नेसेसरी टू यूज मोर देन वन ग्लोब्यूल of a thoroughly potentized medicine in a large quantity of water can be obviated by making a solution in only 7 to 8 tablespoonful of water and after through succussion of the vial take from it 1 tablespoonful and put it in a glass of water ब्रैकेट में कह रहे हैं containing about 7 to 8 spoonful. This stirred thoroughly and then give a dose to the patient. डोज कैसे बनानी है ये बता दिए कि ये जो सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिनल ग्लोब्यूल है और रेयरली ही आवश्यकता होती है एक ग्लोब्यूल से ज्यादा का सॉल्यूशन बनाने की, अदरवाइज एक ग्लोब्यूल का ही सॉल्यूशन बनाया जाए। रेयरली नेसेसरी होगा यूज करना मोर देन वन ग्लोब्यूल। उस एक मेडिसिनल ग्लोब्यूल को कह रहे हैं थोरोली पोटेंटाइज मेडिसिन करें लार्ज वाटर ऑफ ए थोरोली पोटेंटाइज मेडिसिन इन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी ऑब्विएट बाय मेकिंग ए सॉल्यूशन। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो एक ग्लोब्यूल का जो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की मात्रा में ना बना करके उससे बचा जा सकता है। आप इस सॉल्यूशन को बना लो 7 या 8 टेबल स्पूनफुल वाटर में, मतलब सबसे अच्छा रहता है यदि आप उसको 100 से 120 ml पानी में बनाओ। बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा 40-30 की जगह भी बल्कि ज्यादा अच्छा रहता है, बचा जा सकता है। एंड आफ्टर थ्रू सक्सेशन ऑफ द वायल, और फिर ये 7-8 टेबल स्पूनफुल में जब वो घोल लिया एक ग्लोब्यूल, तो इसको थोरो सक्सेशन दो, इसको सक्सेशन दो इस वायल को, और जब इसमें सक्सेशन दे देंगे फिर इसमें से 1 टेबल स्पूनफुल सॉल्यूशन ले लो, डाइल्यूशन ले लो, और उसको रखो 1 गिलास पानी में जिसमें 7 या 8 स्पूनफुल हो। 7 या 8 स्पूनफुल का मतलब है 35 या 40 ml पानी हो, उसमें 1 टेबल स्पूनफुल डाल दो, 15 ml डाल दो इस सॉल्यूशन का जो आपने बनाया था 1 ग्लोब्यूल से। दिस स्टिर्ड थोरोली, इसको थोरोली स्टिर करो, हिलाओ इसको, एंड देन गिव ए डोज टू द पेशेंट। अब ये पेशेंट को एक डोज के रूप में दे दो, यानी कि तो ये डोज लगभग आपकी ऐसी बैठेगी कि ये 40 और 50-55 ml की क्वांटिटी का ये पानी और दवाई का सॉल्यूशन, ये एक डोज हो जाएगा। If he is unusually excited and sensitive, a teaspoonful of this solution may be put in a second glass of water, thoroughly stirred, and teaspoonful dose or more be given. और यदि पेशेंट आपका एक्साइटेड है, ज्यादा सेंसिटिव है, वो इस डोज को भी लेकर के सेंसिटाइज हो रहा है, तो कह रहे इस सॉल्यूशन में से भी ये जो आपने बनाया ये 7-8 स्पूनफुल में बनाया, इसमें से फिर 1 चम्मच ले लो 5 ml, और फिर उसे अगले गिलास में पानी के फिर डाल दो और थोरोली स्टिर कर दो। अब उसमें से उसे फिर 1 टीस्पूनफुल डोज दो या ज्यादा जैसे दे सकते हो, यानी कि 5 ml से शुरू कर सकते हो, 5 ml दे सकते हो या थोड़ी ज्यादा दे सकते हो यदि बंदा आपका एक्साइटेड और सेंसिटिव है। बिल्कुल। देयर आर पेशेंट्स ऑफ सो ग्रेट सेंसिटिवनेस दैट ए 3rd और 4th ग्लास सिमिलरली प्रिपेयर्ड।
मे बी नेसेसरी। और भाई कई बार पेशेंट इतने सेंसिटिव मिल जाते हैं अमितपाल भाई कि उनके लिए इस क्रम में चलते हुए तीसरे ये चौथे गिलास तक जाना पड़ता है बनाते हुए, उसकी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन क्रम यही रहेगा, पहले गिलास में से बनी हुई में से दूसरे गिलास में, दूसरे गिलास के सॉल्यूशन में से 5 ml या 15 ml, 5 ml लेके तीसरे गिलास में, फिर चौथे गिलास में वो जो पहले एक ग्लोब्यूल का जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें से नहीं लेंगे, जो गिलास डोज तैयार की थी उस डोज में से अगली डोज तैयार करेंगे। ईच सच प्रिपेयर्ड ग्लास मस्ट बी मेड फ्रेश डेली। और इस तरह का जो ग्लास बनाना होगा आपको डोज के लिए वो डेली फ्रेश तैयार करें। द ग्लोब्यूल ऑफ द हाई पोटेंसी इज बेस्ट क्रस्ड इन ए फ्यू ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क विच द पेशेंट कैन पुट इन द वायल एंड बी डिजोल्व इन द रिक्विजाइट क्वांटिटी ऑफ वाटर। और ये जो ग्लोब्यूल है हाई पोटेंसी का, इसको सबसे अच्छा रहेगा कि इसको थोड़े से ग्रेन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क में इसे क्रश करवा दो, और क्रश करने के बाद फिर जो पेशेंट से बोलो कि इसको आप शीशी में डाल देना और डिजोल्व कर लेना एक पर्याप्त मात्रा में पानी की, यानी कि वही 100 या 120 ml के बीच में पानी में उसको डिजोल्व करवा लो, ऐसे आपको मरीज से बोलना होगा। और बहुत अच्छा रहेगा कि इस ग्लोब्यूल को क्रश कर लिया जाए शुगर ऑफ मिल्क में थोड़े से। तो इस तरह से डोज तैयार होना बता दिया है इस फुटनोट में, कितनी डोज देनी बता दी है, और जो सेंसिटिव पेशेंट हैं उनके लिए उस डोज को और भी जेंटल करने का तरीका भी बता दिया है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं, यहां तक आ गए थे कि अगर जरूरत पड़े क्रोनिक केस में से डेली या तीसरे दिन, एक्यूट में इसको 2 घंटे में, 6 घंटे में, हर घंटे या उससे भी कम समय में जरूरत पड़े अर्जेंसी के हिसाब से तो रिपीट किया जा सकता है। Thus, in chronic diseases, every correctly chosen homeopathic medicine, even those whose action is of long duration, may be repeated daily for months with ever increasing successes। और भाई इस स्केल का ये फायदा है 50 मिलीसिमल का, न्यू मेथड का, कि भले क्रॉनिक डिजीज क्यों ना हो उनको भी एक बार करेक्टली चूज करी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन को, जिसका, और वो भी मेडिसिन जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत लंबा समझा जाता हो कि ये तो 40 दिन तक करती है डोज काम, ये तो 60 दिन है इसका ड्यूरेशन, इसका 90 दिन है मान लो, कह रहे हैं जिसका एक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन का भी भले ही क्यों ना होता हो, प्रूविंग के दौरान जो सेंटिसिमल में देखने को मिला खास करके जी, उसको भी आप रिपीट कर सकते हो डेली फॉर मंथ्स, महीनों तक के लिए, और हमेशा इंक्रीजिंग करते हुए उसको सक्सेशन के द्वारा। बिल्कुल, ये सेफ है। हाँ जी। इफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड अप, यदि आपका वो सॉल्यूशन यूज हो गया, ब्रैकेट जो बनाया था आपने वो 7-8 टेबल स्पून फुल में, इन 7 to 15 डेज अगर मान लो सॉल्यूशन यूज हो गया, तो इट इज नेसेसरी टू ऐड टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द सेम मेडिसिन इफ स्टिल इंडिकेटेड वन, और ब्रैकेट में कह रहे हैं दो रेयरली सेवरल पैलेट्स ऑफ ए हायर पोटेंसी with which we continue so long as the patient experiences continued improvement without encountering one or another complaint that he never had before in his life। जी, और ये जो सॉल्यूशन आपने यूज करा है, यूज हो गया 7 या 15 दिन में, यदि जरूरत हो, आवश्यकता हो कि यही मेडिसिन अभी भी इंडिकेटेड है जो हमने बनाया था सॉल्यूशन, और ये हो गया खत्म, यानी कि 0/1 का हमने बनाया था, 7 या 15 दिन दिया, ये खत्म हो गया। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अभी भी ये जो मेडिसिन बनाई थी 0/1 की, मान लो फॉर एग्जांपल बेलाडोना या ब्राइनिया, अभी भी ब्राइनिया ही आ रही है,
और वो सॉल्यूशन हो गया खत्म। अभी भी स्टिल इंडिकेटेड यही है, तो वो कह रहे हैं कि अब एक या सेवरल पैलेट्स ऑफ ए हायर पोटेंसी, यानी कि अब 0/2 की तरह बढ़ते हुए इसी की फिर कंटिन्यू करें, और जब तक कंटिन्यू करें जब तक पेशेंट जो है वो लगातार इंप्रूवमेंट महसूस कर रहा हो, बिना कोई नया सिम्टम ऐसा जो कभी जिंदगी में था ही नहीं, ऐसा कोई सिम्टम यदि नहीं आता है, जब तक उसका जो इंप्रूवमेंट चलता जा रहा है उसको आप रिपीट करते जा सकते हो, देते जाओ। और उधर देखो ना भैया, सीधे 200 से 1M जाते हैं, 1M से 10M जाते हैं, तो कितनी हायर पोटेंसी पे कूद गए ना एकदम। हाँ, एक बात। दूसरी बात, यदि 200 दे करके, वहां एक नुकसान ये भी था, 200 दे करके यदि अननेसेसरी सिम्टम आ गया जो तो कभी था ही नहीं, तो अब उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चूंकि जल्दी से एग्जॉस्ट नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यदि वो 7 दिन डोज करती है, 7 दिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो अब उसे 7 दिन तक या तो झेलो, इंतजार करो, जबकि हमें पता है कि इसमें एक एनॉइड सिम्टम भी आ गया अननेसेसरी, या फिर उसे डायरेक्ट एंटीडोट करो, जो अभी बात हो रही थी शायद डॉक्टर अभिषेक से एक दिन, हाँ जी, या फिर उसको रिसेलेक्ट करो, वहां ये तरीका था। यहाँ वो खतरा है ही नहीं। हाँ, एग्जॉस्ट जल्दी हो जाएगी ये। हाँ, उसका रीजन यही है इसके रिपीटिशन का, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन घटता चला जाता है जैसे जैसे हायर डायनेमाइजेशन में जाती है। हाँ जी, उसका रिपीटिशन का जो आधार है वो ये है, क्योंकि इसका जो 50 मिलीसीमल की जो डोज है, ये अपना जो इसे करना होता है ये कुछ घंटों में या कुछ एक आध दिन में ही दिखा देती है अपना असर बस। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन घट के इतना कम रह जाता है। जो 7 दिन तक चलता था वो मान लो 7 घंटे में ही पता चल जाता, अब जो इसे करना है बस। 50 मिलीसीमल का ये भी फायदा। आगे कह रहे हैं, फॉर इफ दिस हैपन्स इफ द balance of the disease appears in a group of altered symptoms, then another, one more homeopathically related medicine must be chosen in place of the last and administered in the same repeated doses. Mindful, however, of modifying the solution of every dose with thorough vigorous succession, thus changing its degree of potency and increasing it समवाट। और यदि पहले वाला स्पेल पूरा होने के बाद अमितपाल भाई जी, अगर हमें लग रहा है कि 15 दिन बाद अब जो नई पिक्चर आ रही है, जो बचे हुए सिम्टम है, ये उस मेडिसिन से मैच नहीं कर रहे, कोई दूसरी पिक्चर आ गई है सामने, तो हैनीमैन साहब कह रहे हैं, यदि बैलेंस ऑफ द डिजीज अपियर इन ए ग्रुप ऑफ अल्टर्ड सिम्टम्स देन अनदर, यदि दूसरा ग्रुप ऑफ सिम्टम के टोटलिटी आ गई, तो कह रहे हैं वन मोर होम्योपैथिकली रिलेटेड मेडिसिन मस्ट बी चूजन इन प्लेस ऑफ द लास्ट एंड लास्ट, जो अभी लास्ट चुनी थी उसकी जगह आप इस टोटलिटी के हिसाब से मोर होम्योपैथिकली रिलेटेड मेडिसिन चुन लो और एडमिनिस्टर करो उसको उसी तरह से, सेम रिपीटेड डोज के तरह से। लेकिन ध्यान रहे उसको भी मॉडिफाई करते जाना, सॉल्यूशन को, हर एक डोज को सक्सेशन दे करके विग्रसली, और इस तरह से चेंज करते जाना उसकी डिग्री ऑफ पोटेंसी को, और बढ़ाते जाना थोड़ा थोड़ा। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी परिस्थिति अगर आती है क्या, ऑन द अदर हैंड, should there appear during almost daily repetition of the well indicated homeopathic remedy towards the end of the treatment of chronic disease, so called homeopathic aggravation, by which the balance of the morbid symptoms seem to again increase somewhat, bracket में the medicinal disease similar to the original now alone persistently manifests itself. अब यदि दूसरी तरफ ऐसा केस आता है जब आप इसको डेली देते जा रहे हो रिपीटिशन में अमितपाल भाई, पहले तो मान लो एमिलोरेशन आता जा रहा था, लेकिन अब यदि ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब आखिर में, जो कि आखिर में आती है जब केस क्योर होने की तरफ आता है, तब आती है
ये वाली स्थिति जो बताने जा रहे हैं कि इंडिकेटेड रेमेडी का जब टुवर्ड द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज, खास करके वहां पे होम्योपैथिक एग्रावेशन यदि सामने आने लगे, अब होम्योपैथिक एग्रावेशन आया है, इसकी पहचान ये होगी कि जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम थे डिजीज के, वही या जो बहुत पहले कभी हुआ करते थे फिजियोलॉजिकल के रूप में, वो मेडिसिन के द्वारा वो थोड़े से बढ़ने लगे ओरिजिनल डिजीज के ही, जो कि अक्सर तब मिलता है इस तरह का एग्रावेशन 50 मिलीसीमल में जब वो ट्रीटमेंट का अब समाप्ति ही होने वाली है, यानी कि केस लगभग क्योर हो आया, जो कि एफोरिज्म 161 में भी बताया। कह रहे यदि यहां पर मॉर्बिड सिम्टम्स अब ऐसे लगने लगे कि ये दोबारा बढ़ रहे हैं, लेकिन है वही डिजीज टोटलिटी जैसे जो कि मेडिसिनल डिजीज है वो, जबकि जो बिल्कुल सिमिलर है ओरिजिनल के, अब वही केवल बचा है, कोई नया सिम्टम आया नहीं। तो कह रहे हैं यहां पर कि द डोजेज इन दैट केस मस्ट देन बी रिड्यूस्ड स्टिल फर्दर एंड रिपीटेड इन लॉन्ग इंटरवल्स एंड पॉसिबली स्टॉप्ड सेवरल डेज। ऐसे केस में एक तो डोज को घटाना शुरू कर दो, जो यानी कि तीसरे दिन दे रहे थे वो चौथे दिन दो, पांचवें दिन, ऐसा कर सकते हो, या फिर उसको वीकली रिपीट कर सकते हो लॉन्गर इंटरवल से या 15 दिन में, और यदि जरूरत समझो तो उसे रोक दो कई दिन के लिए। अब बिल्कुल सही बात तो है। ये 3 कदम इसलिए उठाने हैं इन ऑर्डर टू सी इफ द कन्वलेसेंस नीड नो फर्दर मेडिसिनल एड। तो ये हम इस तरह से ये देख सकते हैं कि ये जो अब ठीक हो रहा है इंसान, अब यहां मेडिसिनल एड की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल द apparent symptoms caused by the excess of the homeopathic medicine will soon disappear and leave undisturbed health in its wake। अब यदि आप दवाई को रोक दोगे या लंबे समय के अंतराल से चेक कर लोगे यहाँ के दवाई की अब जरूरत है ही नहीं, तो अब जो है क्या होने वाला है, जो इसमें मेडिसिनल सिम्टम आ गए थे थोड़े से, सॉरी होम्योपैथिक एग्रावेशन वाले सिम्टम आ गए थे, ये जल्दी ही खत्म हो जाते हैं दवाई बंद करने के बाद आपकी, और अब हेल्थ जो है वो अनडिस्टर्ब और अपनी जागरूक अवस्था में, वेकअप अवस्था में, हेल्दी स्टेट में बचती है, यानी कि इंसान बिल्कुल हेल्दी हो जाता है यहाँ। इफ ओनली ए स्मॉल वायल से ए ड्रम ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल इज यूज इन द ट्रीटमेंट in which is contained and dissolved through succession one globule of medicine which is to be used by olfaction every 2, 3 or 4 days. This also must be thoroughly sucked 8 to 10 times before each olfaction। यहाँ एक अलग से इंफॉर्मेशन दी है हैनीमैन साहब ने। हैनीमैन साहब ने कहा कि यदि ऑल्फैक्शन करानी है कोई दवाई, सुंघानी है, ओरली नहीं देनी, तो वहां भी क्या करें कि एक स्मॉल वायल ले लें जिसे एक ड्रम कहा जाता है, डाइल्यूट अल्कोहल यूज करें इसके लिए इन द ट्रीटमेंट, और इसमें डिजोल्व कर लें एक ग्लोब्यूल मेडिसिन का, और इसको ऑल्फैक्शन के द्वारा उसका ढक्कन खोल के उसको सुंघाओ। लेकिन उसमें भी ये कह रहे हैं कि ऑल्फैक्शन इसका एवरी 2, 3 और 4 डेज तक अगर कराना हो तो इसको भी पहले थोरोली सक्सेशन इसमें भी देना, सक्शन। पोटेंसी हाई अप इसकी भी करनी है डॉक्टर अमित भाई, जो ऑल्फैक्शन, और वो सक्शन भी 8 से 10 बार दे दो ऑल्फैक्शन कराने से पहले। तो ये ऑल्फैक्शन कैसे कराया जा सकता है ये भी बता दिया, और ऑल्फैक्शन एक तरीका होता है दवाई कराने का, वो भी 248 में उन्होंने इशारा कर दिया। बिल्कुल, बड़े सर बहुत यूज करते थे ऑल्फैक्शन। हाँ, खास करके जो बहुत ही सीरियस इमरजेंसी आती है उसमें हमने मलिक सर को भी देखा 2-3 केस में कि उनको ऑल्फैक्शन कराया गया वहीं बैठा के सोफे पे थोड़ी थोड़ी देर में। तो ऑल्फैक्शन बेसिकली उन केसेस में
देने की जरूरत पड़ती है, जो ओरली नहीं ले सकते, जो आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर पे हैं। जी वेंटिलेटर पे तो खैर इसमें नहीं, वो जाते नहीं है, लेकिन सांस नाक पे लगवा देते हैं। और एक नया मेथड और बताया था मलिक सर ने मेरी माँ के केस में, कि अगर आप ऑल्फैक्शन भी नहीं करा सकते, ओरली भी नहीं दे सकते, जैसे वेंटिलेटर पे बंदा है, तो उसकी जो उंगलियां हैं, जहां नेल बेड्स हैं, टोज के भी और फिंगर्स के भी, नेल बेड पे जहां ये चट उखड़ती हैं, जहां नाखून और स्किन का जंक्शन है, यहाँ पे उसको वेट कर सकते हो। कान के पीछे मैस्टोइड प्रोसेस पे लगा सकते हो, नोस्ट्रिल पे नोस्ट्रिल पे लगा सकते हो। तो ये एप्लीकेशन मेडिसिन का इस तरह से हो सकता है। किसी का कोई पॉइंट है, कोई अपनी बात रखना चाह रहा है, कोई क्वेरी है किसी की? लेकिन बहुत बढ़िया एफोरिज्म है भैया, और भगवान का शुक्र है कि देखो उधर तो एलएम हरिमोहन चौधरी साहब को पढ़ रहे हैं और इधर हैनीमैन साहब भी यहीं आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो आगे बढ़े डॉक्टर दीपशिखा। जी बॉस। 249 एफोरिज्म में कह रहे हैं हैनीमैन साहब, every medicine prescribed for a case of disease which in the course of its action produces new and troublesome symptoms not appertaining to the disease to be cured is not capable of effecting real improvement and cannot be considered as homeopathically selected। हैनीमैन साहब यहाँ पार्शियल सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर पार्शियल सिलेक्शन है, एवरी मेडिसिन जो भी प्रेस्क्राइब करी है केस ऑफ डिजीज में, अगर वो अपने कोर्स ऑफ एक्शन के दौरान पैदा करती है नए और ट्रबलसम सिम्टम्स, जो कि डिजीज से संबंध नहीं है, जिनका जिसे क्योर करना है, कह रहे हैं इज नॉट कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग रियल इंप्रूवमेंट। वो रियल इंप्रूवमेंट को प्रभावी करने में सक्षम हो ही नहीं सकती, और उसे आप कंसिडर नहीं कर सकते कि ये होम्योपैथिकली सिलेक्टेड है। एक बात, यदि वो अपने एक्शन के दौरान नए ट्रबलसम सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब यहां वेल इंडिकेटेड ये नहीं है, ये होम्योपैथिकली सिलेक्टेड नहीं है, ये इशारा है। इट मस्ट देयरफॉर आइदर इफ द एग्रावेशन बी कंसिडरेबल बी फर्स्ट partially neutralized as soon as possible by an antidote before giving the next remedy chosen more accurately according to similarity of action। यहाँ ये वो तीन बातें आएंगी कि हम अगर गलत मेडिसिन सेलेक्ट कर ली तो उसको हम कैसे कदम उठाएंगे। तो कह रहे हैं कि यदि आपको लग रहा है कि ये होम्योपैथिकली सिलेक्टेड नहीं है और इसने कंसिडरेबल मात्रा में अग्रावेशन भी कर दिया, कह रहे हैं बी फर्स्ट पार्शियली न्यूट्रलाइज एज सुन एज पॉसिबल बाय एन एंटीडोट बिफोर गिविंग द नेक्स्ट रेमेडी चूजन मोर एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ एक्शन। तो पहला कदम तो ये बनता है, यदि एग्रावेशन कंसिडरेबल है, कि इसको न्यूट्रलाइज करो जितना जल्दी से जल्दी, इसको एंटीडोट कर दो। ठीक है। किससे पहले? दूसरी मोर सिमिलर मेडिसिन देने से पहले, चूज करने से पहले, नेक्स्ट रेमेडी चूज करने से पहले सबसे पहले इसे करो एंटीडोट। या इफ द ट्रबलसम सिम्टम्स बी नॉट वेरी वायलेंट द नेक्स्ट रेमेडी मस्ट बी गिवन इमीडिएटली इन ऑर्डर टू टेक द प्लेस ऑफ द इम्प्रॉपरली सिलेक्टेड वन। और यदि एग्रावेशन ट्रबलसम नहीं है, एग्रावेशन बहुत ज्यादा ट्रबलसम सिम्टम नहीं है, वायलेंट नहीं है, तो फिर वहां पर एंटीडोट करने की जगह आप नेक्स्ट रेमेडी चुन लो, इमीडिएटली दो उसको, ताकि वो रॉन्ग वन की जगह ले सके राइट वन, जो इम्प्रॉपरली सिलेक्टेड वन थी उसका स्थान वो ले ले। दूसरी कंडीशन ये है, यदि वायलेंट नहीं है या बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है एग्रावेशन की। इसमें फुटनोट है 135 फुटनोट में कह रहे हैं हैनीमैन साहब, ये किस वर्ड पे आया है?
ये वर्ड पाया इम्प्रूव, रियल इम्प्रूव, अफेक्टिंग रियल इम्प्रूवमेंट पे कह रहे हैं एज ऑल एक्सपीरियंस शोज दैट द डोज ऑफ ए स्पेशली सूटेड होम्योपैथिक मेडिसिन कैन स्कार्सली बी प्रिपेयर्ड टू स्मॉल टू इफेक्ट परसेप्टेबल एमुलेशन इन द डिजीज फॉर विच इट इज अप्रोप्रिएट। एफोरिज्म 275 से लेकर के 278 तक का भी इसमें रेफरेंस है। कह रहे हैं सभी अनुभवों से ये देखा गया कि जो स्पेशली सूटेड होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, जो सिमिलर मेडिसिन है, इंडिकेटेड मेडिसिन है, रेमेडी है, वो मुश्किल से ही इतनी कम मात्रा में, कम डोज में तैयार की हो पाती है, यानी कि इतनी कम मात्रा में डोज हो ही नहीं सकती कि वो परसेप्टेबल एमुलेशन ना ला दे डिजीज में, जिसके लिए वो अप्रोप्रिएट है। यानी कि डोज कम हो ही नहीं सकती, आप बना भी नहीं सकते इतनी स्मॉल डोज के वो असरदार ना हो। वी शुड एक्ट इनजुडिशियसली एंड हर्टफुली वर वी व्हेन नो इम्प्रूवमेंट और सम दो इट बी इवन स्लाइट एग्रावेशन एंश्योर्स टू रिपीट और इवन इंक्रीज द डोज ऑफ द सेम मेडिसिन। और यदि आराम आया नहीं, डॉक्टर दीपशिका इंप्रूवमेंट शुरू हुआ नहीं या एग्रावेशन और आ गया, हाँ स्लाइट एग्रावेशन आ गया, और फिर भी हम उसे रिपीट कर रहे हैं, तो फिर हम इंजुडिशियसली और हार्टफुली काम कर रहे हैं मरीज के ऊपर। हम अपनी तरफ से न्याय संगत नहीं है और हम चोट पहुंचा रहे हैं, मरीज को चोट पहुंचा देंगे यदि हमने डोज को रिपीट करा अननेसेसरीली। टू रिपीट हाँ, या इंक्रीजिंग करते हुए डोज को हम मेडिसिन की देते जा रहे हैं, एज इज डन इन द ओल्ड सिस्टम, जैसा कि ओल्ड सिस्टम में ऐसा ही करते हैं। और क्यों करते हैं? अंडर द डेल्यूजन दैट इट वाज नॉट एफिकेशियस ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्मॉल क्वांटिटी। ओल्ड स्कूल सिस्टम वालों का ये भ्रम रहता है कि इसकी क्वांटिटी कम रह गई डोज की, शायद इसलिए असर नहीं करा। ब्रैकेट में कह रहे हैं, वो समझते हैं कि इट इज टू स्मॉल, ये बहुत स्मॉल रह गई है। अब हैनीमैन साहब ने पहले बता दिया कि इतनी छोटी खुराक आप बना ही नहीं सकते कि वो काम शुरू ना कर दे। दो कंडीशन है जो पहले डिस्कस हो चुकी हैं कि जहां एक बार को अपवाद है। अब आगे पॉइंट करें कि एवरी एग्रावेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सिम्टम्स व्हेन नथिंग अनटवर्ड हैज अकर्ड इन द मेंटल और फिजिकल रेजिमेन, किसी भी तरह का एग्रावेशन नए सिम्टम्स के साथ, नए सिम्टम्स पैदा होने के साथ, हर तरह का एग्रावेशन, यदि वहां पर कुछ गलत नहीं हुआ हो मरीज के मेंटल और फिजिकल डाइट एंड रेजिमेन में, उसके बाद भी अगर न्यू सिम्टम्स प्रोड्यूस होने के साथ जो एग्रावेशन आ रहे हैं, हर एक वो एग्रावेशन इनवेरिएबली प्रूव्स unsuitableness on the part of the medicine formerly given in the case of disease before us, but never indicates that the dose has been too weak. अगर नए सिम्टम्स के साथ एग्रावेशन आ रहा है, न्यू सिम्टम्स बोला, मेडिसिन वो डिजीज सिम्टम नहीं, नेचुरल डिजीज के सिम्टम नहीं, नए सिम्टम शामिल हो रहे हैं एग्रावेशन में, और आपकी तरफ से मेंटल और फिजिकल डाइट एंड रेजिमेन में कुछ गड़बड़ भी नहीं हुई, तब भी हो रहे। तो हैनीमैन साहब कह रहे हैं ये इनवेरिएबली इस बात को प्रूव करता है कि आपकी मेडिसिन अनसुटेबल है, बजाय किस बात के कि भाई आपकी डोज टू वीक है। यहां आप ये ना समझे कि मेरी डोज कमजोर है इसलिए हो रहा है, या इसकी जगह ये समझिए कि आप मेडिसिन जो चुनी है वो अनसुटेबल है इस केस के लिए। तो बहुत जोर लगा के उन्होंने कह दिया कि डोज तो कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप बना ही नहीं सकते। 279 यहां मैं हाथ लगे फिर पढ़ रहा हूं, कल भी शायद पढ़ा था। 279 में ये कह दिया है कि यदि कोई विसरा ही डेस्ट्रॉय ना हो रहा हो, जो डिजीज की स्टेट है, या मेडिसिन की ही कोई बंगलिंग ना हो उसमें, तो इतनी छोटी खुराक बन ही नहीं सकती कि वो काम शुरू ना कर दे, चाहे वो पार्शियल, चाहे वो एक पार्ट पे शुरू ना हो इम्प्रूवमेंट।
कह रहे हैं 279 में कि दिस प्योर एक्सपीरियंस शोज यूनिवर्सली, कैपिटल लेटर में लिया यूनिवर्सली को, हर जगह सार्वभौम विश्वव्यापी रूप से ये तजुर्बा प्योर एक्सपीरियंस देखा गया है, that if the disease do not manifestly depend on a considerable deterioration of an important viscous, ब्रैकेट में तो बहुत ही कमाल कर रहे हैं अमितपाल भाई डॉक्टर दीपशिखा, कह रहे इवन दो इट बिलोंग टू द क्रॉनिक एंड कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, मल्टीमियाजमेटिक क्यों ना हो, and if during the treatment all other alien medicinal influences are kept away from the patient, कंसिडरेबल डेटोरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट विस्कस ना हुआ हो और ट्रीटमेंट के दौरान उसके जो दूसरी दवाइयां हैं बाहर की, एलियन का मतलब बाहर की विदेशी मेडिसिनल, विदेश जो नहीं था यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं थी और दिए जा रहे हो, टॉक्सिसिटी पैदा कर दे रहे हो, ऐसी मेडिसिनल इन्फ्लुएंस को भी यदि दूर रखा गया हो, इन दो यदि ये दो परिस्थिति ना हो तो कह रहे हैं कि द डोज ऑफ द होम्योपैथिकली सिलेक्टेड एंड हाईली पोटेंटाइज्ड रेमेडी फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एन इम्पोर्टेंट स्पेशली chronic disease can never be prepared so small that it shall not be stronger than the natural disease and shall not be able to overpower it at least in part and extinguish it from the sensation of the principle of life and thus make a beginning of a cure. तो भाव यही है कि यदि कंसिडरेबल डेटोरेशन ना हो किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट के, यदि कोई मेडिसिनल एलियन मेडिसिनल इन्फ्लुएंस का की टॉक्सिसिटी यदि नहीं है तो कह रहे हैं हनीमैन साहब के होम्योपैथिकली सेलेक्टेड जो मेडिसिन है हाईली पोटेंटाइज की, उसकी डोज जो शुरुआत करती है ट्रीटमेंट के इंप्रूवमेंट में, शुरुआत करने के लिए आप उतनी कभी भी उतनी स्मॉल बना ही नहीं सकते कि वो स्ट्रोंगर ना हो जाए नेचुरल डिजीज के ऊपर, यानी कि नेचुरल डिजीज से तो वो स्ट्रोंगर होती ही है, कितनी भी कम बनाते जाना चाहे आप, और वो उसको ओवर पावर कर ही लेती है, और मतलब पूरे तौर से ना करा तो उन्होंने कहा कि एट लीस्ट इन पार्ट, भले कि वो आंशिक रूप से ओवर पावर कर रही हो, और फिर इस तरह से वो एक्सटिंग्विश कर देती है सेंसेशन को वाइल्ड लाइफ प्रिंसिपल के ऊपर से, और इस तरह से आपके क्योर की शुरुआत तो वो करती ही करती है। तो ये बड़े जोर से उन्होंने कहा कि डोज के चक्कर में मत पड़ना कि भाई डोज हल्की रहेगी, यदि रिजल्ट नहीं आ रहा तो सबसे पहले ये दिमाग में रखो कि मेडिसिन राइट सेलेक्ट करनी पड़ सकती है यहाँ फिर से। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस तरह से उन्होंने इसको रियल इंप्रूवमेंट की बात करी। दूसरा फुटनोट है 136 इसी एफोरिज्म का, और 136 है इम्प्रॉपरली सिलेक्टेड वन को लेकर के कुछ कह रहे हैं। हनीमैन साहब कह रहे हैं 136 फुटनोट में कि द वेल इन्फॉर्म्ड एंड conscientiously careful physician will never be in a position to require an antidote in his practice if he will begin as he should to give a selected medicine in the smallest possible dose। बहुत जोर की बात कही है। कह रहे हैं कि अगर एक अच्छे से जानकारी हासिल करने वाला डॉक्टर और कंसाइंशियसली केयरफुल तरीके से काम करने वाला जो फिजिशियन है, उसे कभी भी वैसी स्थिति में नहीं फंसता, वो ऐसी भी कभी पोजीशन नहीं आती कि उसको एंटीडोट करनी पड़े किसी दवाई को। बिल्कुल सही। और वो केवल तभी नहीं आती है जब वो सेलेक्टेड मेडिसिन को स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज में देता है या दे रहा हो। यदि आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज दे रहे हो किसी मेडिसिन की और वो पार्शियली सेलेक्टेड भी रह गई तो उसका एग्रावेशन इतना हो ही नहीं सकता, इतने वायलेंट सिम्टम पैदा कर ही नहीं सकती है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज के आपको एंटीडोट करने की जरूरत पड़े। आप देखो ना क्या बात कनेक्ट हुई है कि जो
प्रफुल्ल सर ने अपने केस दिखाए, वो बताया कि आयरिस 200 में डेली देता रहा, तभी तो सप्रेशन आएगा, तभी तो लेयर चेंज होगी। सही हाँ बात। हाँ, स्मॉलेस्ट हाँ पॉसिबल डोज से सपरेशन जैसी बात भी नहीं आएगी जल्दी से। हाँ हम्म। जी, बिल्कुल और भैया 50 मिलीसीमल की तो नगण्य है। नगण्य है, बिल्कुल। हाँ। सेंटीसीमल पे भी स्मॉलेस्ट डोज अगर दे रहे हो तो बहुत जरूरी नहीं है बहुत तेजी से आप सप्रेस कर दो यो। हाँ, लेकिन कंपैरेटिव टू 50 मिलीसीमल ज्यादा परसेंटेज है उसकी। लेकिन भैया 50 बिल्कुल। मिलीसीमल में तो बिल्कुल आप मुक्त फ्री हो, इस हाँ डर जी। से मुक्त हो। हाँ जी। कह रहे हैं आगे बहुत की लाइन में कि ए लाइक माइन्यूट डोज ऑफ ए बेटर चूजन रेमेडी विल री एस्टेब्लिश ऑर्डर थ्रू आउट। हम्म देखो मजे की बात, हम्म रोंग रोंग एग्रावेशन तो दे ही नहीं सकती स्मॉलेस्ट हाँ जी। पॉसिबल डोज होने की वजह से, लेकिन माइन्यूट डोज होने के बावजूद अगर बेटर चूजन रेमेडी है तो वो सारे ऑर्डर को थ्रू आउट रीएस्टेब्लिश जरूर कर देगी हाँ। हम्म माइन्यूट डोज। ठीक है, तो इसलिए उस डॉक्टर को ऐसी परिस्थिति का सामना ही नहीं करना पड़ता जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज दे रहा है कि उसको कहीं अपनी मेडिसिन एंटीडोट करने की जरूरत पड़े। डॉक्टर अभिषेक जी। बस यही हम कहने जा रहे थे कि ये हमारी मेडिसिन अगर हम संभाल के चूज करते हैं तो पार्शियल सिलेक्टेड हो सकती है, लेकिन एंटीडोट नहीं करनी जरूरत नहीं ही पड़ेगी कि बिल्कुल ही एकदम अलग दिशा में ही जा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल यही है। बस ध्यान यही रखें कि आप सिंगल डोज दें, मिनिमम डोज दें, बिल्कुल सिंगल ग्लोब्यूल या मिनिमम सिंगल डोज दें सबसे पहले तो। अब सिंगल डोज में भी करेक्शन है कि 4 ग्लोब्यूल दे रहे हो, 6 ग्लोब्यूल दे रहे हो, 1 ग्लोब्यूल दे रहे हो, उस एक ग्लोब्यूल को घोल के दे रहे हो, हम्म। उसमें से भी दूसरे गिलास को बना रहे हो, ये अलग अलग पैटर्न है। लेकिन सबसे पहले तो एक आज मन में गांठ बंध जाए सबके कि भैया सिंगल डोज देनी है, रिपीट जबरदस्ती करनी ना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सिंगल को कम करते जाओगे अनुभव के साथ, सिंगल में 4 ग्लोब्यूल से 1 ग्लोब्यूल पे आना पड़ेगा फिर आपको अकॉर्डिंग टू केस। हम्म। तो ये बहुत अच्छी सी लाइट यहाँ मिली, तो यहीं रुकेंगे आज। 250 करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। किसी को कोई पॉइंट रखना है अपना, किसी की कोई क्वेरी है? डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर, जितने भी जूनियर भाई सर लोग हैं, बच्चे हैं, इनको पूछना चाहिए। वैसे तो मुझे लग रहा है इनको समझ में ही आ रहा है, इसलिए नहीं पूछ रहे। दीप सिखाइए। हेलो जैसे हम लोग सब जो सर इसमें रिपीटिंग डोज की बात करी है क्रोनिक केस में, जैसे हाँ अभी थोड़ी देर पहले जो है अल्टरनेट डे पे या 2 दिन छोड़ के या 5 दिन छोड़ के वो 50 मिलीसिमल के लिए करी है या सेंटेसिमल के लिए, जैसे कि दीदार सर यूज करते हैं नॉर्मली प्रैक्टिस में 5th डे पे जो ड्रॉपर में डोज बना के उसको सजेशन दे के जिस तरीके से यूज करते हैं। हाँ, तो वो दीदार सर सेंटिसिमल करते होंगे। हाँ जी। हाँ, बेसिकली है दो चीजें हैं बेटा, बहुत अच्छी सी। दो चीजें ये हैं कि जो असली बात है वो तो 50 मिलीसीमल की ही है जो हैनीमैन साहब कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में अपने अनुभवों के हिसाब से जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीदार सर हैं या जो भी हैं, या अपने डॉक्टर अभिषेक अभी बात कर रहे थे कि एक्यूट केस में खास करके जो फिजियोलॉजिकल केस है, वहां आप इस चीज को, यदि पेशेंट की वाइटलिटी अच्छी खासी मजबूत हो तो वहां इसको कुछ डॉक्टर सेंटिसिमल का भी कर ले रहे हैं ऐसे डायल्यूशन में। लेकिन वहां कंडीशन ये है कि पेशेंट वीक अगर हुआ ना तो फिर उसकी खाट खड़ी हो जाएगी पेशेंट की। अगर पेशेंट की वाइटलिटी कमजोर है और आपने सेंटिसिमल स्केल की हाइपोटेंसी को दिया इस तरह से, तो उसे वो बहुत ही फ्यूरियसली काम करेगी। लेकिन दीदार सर या हम या डॉक्टर अभिषेक या कोई भी क्यों थोड़ा सा यहाँ सफल है, सेफ है, क्योंकि जो हम दे रहे हैं एक्यूट डिजीज में दे रहे हैं, और सामने वाला जो मरीज है एक्यूट डिजीज में उसकी वाइटलिटी इतनी वीक कभी नहीं होती जितनी क्रोनिक डिजीज की होती है, सालों साल से चले आ रहे मरीज की। तो ये जो वाइटलिटी उसकी मजबूत है, तो यहाँ पे बेटा ये सेंटिसिमल वाला भी लोगों के लिए प्रैक्टिकली यूजफुल हो रहा है टेक्निक।
अदरवाइज हैनीमैन साहब तो इसको 50 मिलीसीमल के संदर्भ में ही कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि इस काम को सेंटीसिमल की तरह से ना करें। फुटनोट नंबर 155 में उन्होंने फुटनोट 155 में ये कहा है कि ये जो मैं तरीका 50 मिलीसीमल का बनाने का बता रहा हूं, ये कर तो आप सेंटीसिमल में भी कर सकते हो ऐसे कि उसको 100 पार्ट को एक पार्ट में मिला करके और उसको सक्सेशन दे सकते हो पावरफुल मशीन से, और उसकी भी हम डेवलप तो कर सकते हैं बहुत हाई पोटेंसी पावर सेंटीसिमल की। लेकिन वह नुकसान ये रहेगा कि इसकी जो हायर डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन जो सेंटीसिमल की है, ये ऑलमोस्ट इमीडिएटली तो काम करने लगेगी बहुत गहराई से, लेकिन बट विद फ्यूरियस इवन डेंजरस वायलेंस स्पेशली इन वीकली पेशेंट। लेकिन ये जो खास करके जो कमजोर मरीज हैं उनके लिए ये फ्यूरियस साबित हो जाएगी, डेंजरस साबित हो जाएगी और ये वायलेंटली एक्ट करेगी। बट द मेथड डिस्क्राइब्ड बाय मी यानी कि 50 मिलीसीमल ऑन द कॉन्ट्रेरी प्रोड्यूसेस मेडिसिन ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ पावर। इससे मेडिसिन का डेवलपमेंट पावर ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है 50 मिलीसीमल में, एंड माइल्डेस्ट एक्शन। लेकिन एक्शन कैसा हो जाता है? माइल्डेस्ट, यानी कि फ्यूरियस नहीं होगा, उसको झटका नहीं देगी। ये एग्जांपल हम उस दिन बात कर रहे थे जब दीपशिका से मैं कह रहा था, मैंने कहा एक ग्राउंड में 3 पार्टियों के बंदे हैं, सपा, बीजेपी और कांग्रेस, तो उनको आप मैनुअली एक एक करके तीनों भीड़ को अलग करोगे या 3 झंडे लगा दोगे कि भाई कांग्रेस के इधर आ जाओ, सपा के इधर आ जाओ, बीजेपी के इधर आ, ये आसान रहेगा। तो बाद वाला ज्यादा कारगर हुआ ना डॉक्टर प्रशांत? हाँ जी। तो वो माइल्डेस्ट एक्शन है बाद वाला, और जो पहले डंडे के जोर से नाम पूछ पूछ के जोर जबरदस्ती करके बहस करके अलग कर रहे हो, वो वायलेंट फ्यूरियस एक्शन है। तो ये जो 50 मिलीसीमल है ये बिल्कुल ऐसे काम करता है माइल्डेस्ट जेंटल वे में, जैसे कि आपने बहुत सारी भीड़ को हटाने के लिए इस वाले एग्जांपल को यूज किया। बहुत तेजी से काम हो जाएगा और बहुत ही बिना किसी हरडल के हो जाएगा, बिना किसी फ्यूरियोसिटी के। तो ऐसे ये 50 मिलीसीमल पे ही है प्रिंसिपली, तो हैनीमैन साहब के माध्यम से तो। लेकिन चूंकि वेरिएशंस हैं, अगर पेशेंट की वाइटलिटी मजबूत है, विग्रस पेशेंट है, वीक नहीं है, तो वहां सेंटीसिमल को भी रिपीट कर। लेकिन वहां भी ध्यान देना कि वहां भी एक्यूट या फिजियोलॉजिकल केस में कर रहे होंगे दीदार सर। जो बहुत क्रॉनिक केस है वहां पे ऐसे रिपीट नहीं करवाते होंगे, ये बात पक्की है। ठीक है बेटा? हाँ जी जी। हाँ, तो फिर यहीं रुकते हैं। बहुत बहुत नमस्ते सबको, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। राम राम भाई। राम 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 बोल। जी। राम 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 सभी। राम भाई। नमस्ते बेटा। राम राम सर। राम राम जी।